नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जो आपको यूपीएससी, ठीक है ना, और बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोग साबित होने वाला है। यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि प्रीलिम्स में आएगा तो इसी से आएगा और मेंस में भी आएगा तो इसी से आएगा। लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो होने वाला है। एक-एक पॉइंट पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है ना? एक लाइन में देखते हैं, उसके बाद इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, ठीक है? यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला नंबर हमारा विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से मिलकर बना हुआ हमारा संविधान है। तीसरा है लचीलापन और कठोरता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। चौथा है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। पांचवा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना। ये हमारा संविधान का विशेषता है। और है छठा हमारा है संसदीय शासन प्रणाली। सातवां है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। आठवां मौलिक अधिकार है हमारा। नौवां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। मौलिक अधिकार हो गया हमारा, यहाँ पर मौलिक अधिकार होगा ना, मौलिक अधिकार यहाँ। और मौलिक कर्तव्य भी इसका एक विशेषता है, ठीक है ना। उसके बाद एकीकृत नागरिकता, एकीकृत नहीं, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक मयस्क अधिकार, ठीक है। इन ये सभी के सभी जो 12 पॉइंट है हमारा है, ठीक है ना, 12 तक जो पॉइंट है ये सभी संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला हमारा है विभिन्न स्रोतों से मिलकर बना संविधान, ठीक है ना। जो हमारा भारतीय संविधान है वह विभिन्न स्रोतों से मिलकर बना है। क्या कहता है ये? भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान विश्व के अन्य देशों के संविधानों और भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा विशेषता है, ये अभी संक्षिप्त में देख रहे हैं, इससे डीपली भी आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा संक्षिप्त है। अगला हमारा है लचीलेपन और कठोरता का अनूठा मिश्रण। इसमें क्या कह रहा है भाई? यह न तो ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीला है और न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है। इसके कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो हमारा दूसरा विशेषता है, न तो ये ज़्यादा लचीला है और न ज़्यादा कठोर है, ठीक। तीसरा हमारा जो विशेषता है वह क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा सभी राज्य धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। तो ये हमारा तीसरा विशेषता हो गया। अब हमारा चौथा विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसकी विशेषता है, यानी कि इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक व बाह्य निर्णयों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न, आय व संपत्ति की असमानता कम करने पर जोर देता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष है, पंथनिरपेक्ष, जनता द्वारा चुनी सरकार और लोकतंत्रात्मक और देश का प्रमुख राष्ट्रपति अनुवांशिक न होकर चुना होता है। तो इस प्रकार से हमारा देश गणराज्य भी है, ठीक है। अगला हमारा है संसदीय प्रणाली, ठीक है। इसकी एक और विशेषता क्या है? संसदीय प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। इसमें कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपनी सभी नीतियों व कार्यों के लिए विधायी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। छठा विशेषता है स्वतंत्र और एकीकृत नगर पालिका। भारत में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय
उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ अदालतें शामिल हैं। यह एक न्याय प्रणाली के रूप में कार्य करती है और न्यायपालिका को विधायिका व कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र रखा गया है। सातवां विशेषता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, शैक्षणिक संस्थानों खोलने का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। और यदि इनका हनन होता है तो नागरिक सीधा अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो एक भारतीय संविधान की विशेषता मौलिक अधिकार भी है। अगला है डीपीएसपी, ठीक है ना, डीपीएसपी। भाग 4 में शामिल ये निर्देश राज्य को कल्याणकारी नीतियाँ और कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है ना। तो डीपीएसपी भी इसका एक विशेषता है। अगला हमारा है मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना का बोध कराता है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, ठीक है। अगला है एकल नागरिकता, ठीक है ना। अगला क्या है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता भी हमारे संविधान की विशेषता है। अमेरिका की तरह भारत में केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं है। संपूर्ण भारत में नागरिकों को केवल एक ही भारतीय नागरिकता प्राप्त है, जो देश भर में भाईचारे को बढ़ावा देती है। अगला है सार्वभौम मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक भेदभाव के आधार पर चुनाव में वोट देने का समान अधिकार सभी को प्राप्त है। तो ये कुछ हो गया थोड़ा सा मोटा मोटा इसकी विशेषता। अब इसको और विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला हमारा रहेगा, तो पहला है हमारा विस्तृत, लिखित और विस्तृत संविधान, ठीक है ना। पहली विशेषता है। अब इसको डिटेल से देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत व बृहद लिखित संविधान है। 1949 में अपनाए जाने पर इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो वर्तमान में संशोधनों के बाद लगभग 448 प्लस अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों तक विस्तृत हो चुका है, ठीक है ना। इसकी तुलना अमेरिका में संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद और ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद से की जाती है, ठीक है ना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक बाई पॉइंट करके देखते हैं। भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों है? जिसका प्रमुख कारण है भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता। भारत का विशाल आकार और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं इसके विस्तृत स्वरूप का प्रमुख कारण है। देश के हर क्षेत्र, वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं आकांक्षाओं को इसमें समाहित किया गया है, ठीक है। दूसरा है ऐतिहासिक प्रभाव। भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान का एक बड़ा हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है, जो स्वयं एक अत्यधिक विस्तृत और प्रशासनिक बारीकियों वाला दस्तावेज था। अगला है केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। अमेरिका जैसी संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारत में केंद्र और राज्यों जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के निरसन के बाद अब पूर्णतः दोनों के लिए एक ही साझा संविधान है, जिसने इसके आकार को बड़ा कर दिया। अगला है कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा वकीलों और कानूनविदों जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बहुलता थी। इन्होंने भविष्य की विधिक जटिलताओं और विवादों से बचने के लिए प्राथमिक
प्रक्रियाओं का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। ठीक है, अब इसका थोड़ा-सा मूल्यांकन करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक कि इतना बड़ा है तो क्यों बड़ा है, क्यों इसको मतलब कि क्यों नकारात्मक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, सकारात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है। हालाँकि सच में देखा जाए तो ये सकारात्मक ही दृष्टि होगा, नकारात्मक नहीं होगा। तो सकारात्मक पक्ष में क्या है, इसमें विविधताओं से भरे देश में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्पष्ट उल्लेख से संवैधानिक अनिश्चितता और राजनीतिक तानाशाही की गुंजाइश कम हुई। नकारात्मक ये है कि आलोचकों और संविधानविदों जैसे सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। अत्यधिक विस्तार और जटिल कानून भाषा के कारण आम नागरिक इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से लोग टिप्पणी करते हैं। अगला हमारा है कि कितने लोग कहते हैं जो हमारा संविधान है वह विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या कहता है, चलो विस्तार से देखते हैं। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, संविधानविदों का भी कहना है, भारतीय संविधान को प्रायः उधार का थैला, बैग ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है ना, उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और उनके सबसे अच्छे प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए कहा, विश्व के इतिहास के इस चरण में संविधान में किसी नए सिद्धांत को शामिल नहीं किया जा सकता, केवल त्रुटियों को दूर करके देश की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में किससे क्या लिया गया है। ठीक है ना, किस देश से या किस कानून से, अधिनियम से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले स्रोत और उससे लिए गए प्रावधान। ठीक है ना, हमारे पास स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो लिए गए इसके कुछ प्रमुख प्रावधान। ठीक है ना, संघीय व्यवस्था भारत शासन से लिया गया है, राज्यपाल का पद भारत शासन से लिया गया है, न्यायपालिका का ढांचा भारत शासन से लिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इसी से लिया गया है। ठीक है, इसी से लिया गया है। चलिए, ठीक है ना, तो एक हो गया संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का ढांचा और संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक ढांचा, आपातकालीन प्रावधान का प्रशासनिक ढांचा, ये सभी के सभी किससे लिए गए हैं, तो ये सभी के सभी जो है ना किससे लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है ना, किससे लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा भारत शासन अधिनियम से इन सभी चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है ना, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, चलो एक बार देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो इसमें जो है ना ब्रिटेन के संविधान से तो पहली बात तो संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद है विधि का शासन। ठीक है, उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारे पास स्रोत में क्या है अब, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से देखते हैं क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे के सारे जो है ना ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। देखते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
न्यायिक समीक्षा और उपराष्ट्रपति, ये सभी के सभी पद किससे लिए गए हैं? हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर से देखो भाई, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी के सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें छूट गया ना, कौन छूट गया? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी लिया गया है। ठीक है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, यूएस से। ठीक है, यूएसए के संविधान से। अगला हमारा है आयरलैंड। ठीक है ना, अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। चलिए, आयरलैंड के संविधान, ठीक है ना, आयरलैंड के संविधान से तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है ना वो, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है ना, अगला है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी के सभी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, अगला हमारा है कनाडा का संविधान। ठीक है ना, इससे क्या क्या लिया गया है? तो एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ठीक है ना, अवशिष्ट जो शक्ति होता है केंद्र सरकार के अंडर में रहता है। ठीक है ना, और इससे क्या लिया गया है? केंद्र द्वारा राज्यों को राज्यपालों की नियुक्ति, तो केंद्र सरकार राज्यपालों को नियुक्ति करेगी, यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, संसद की संयुक्त बैठक जो होगी वो होती है, वो भारत में कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है ना, ये सब कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। अगला हमारा है सोवियत संघ, यूएसएसआर, वर्तमान रूस। मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है ना, कहाँ से लिया गया? रूस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस है। ठीक है ना, कौन सा है? फ्रांस है। चलिए देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। दूसरा हमारा है प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में जो गणतंत्रात्मक ढांचा है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तीसरा है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये सभी के सभी कहाँ से लिया गए हैं? फ्रांस के संविधान से। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला हमारा है जापान। ठीक है ना, ज़्यादा तो नहीं है। जो जापान का जो है ना, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये रहे हमारे कुछ स्रोत। अगला हमारा जो विशेषता है वो है लचीलेपन और कठोरता का अनूठा मिश्रण। चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है ये। भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन की संविधान की तरह अत्यधिक लचीला और न ही अमेरिका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर, यह दोनों का एक संतुलित और अनूठा मिश्रण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान को इतना ठोस होना चाहिए कि वह स्थायी रहे, लेकिन इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र की प्रगति और बदलते माहौल के साथ अनुकूलित न हो सके। ठीक है ना, ये किनका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है ना, किनका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। लचीलेपन और कठोर के बारे में इन्होंने कहा है। लचीलापन और कठोरता से क्या तात्पर्य है, बताइए क्या तात्पर्य है? तो लचीला संविधान का मतलब कि जिसमें संविधान संशोधन जो
होता है ना, वो साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत आसान बहुमत से किया जा सके, जैसे कि ब्रिटेन में हो जाता है, ठीक है ना। तो लचीलापन भी ज़्यादा संविधान का होना अच्छा नहीं है हमारे लिए। भारतीय संविधान तो ऐसा ही है ना। तो लचीला का मतलब यही हुआ कि जैसे किसी देश में यदि कोई संविधान संशोधन करना है ना, तो उसमें साधारण बहुमत से हो जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि लचीला है, ठीक है। और कठोर का मतलब क्या हुआ, किसी देश में संविधान संशोधन करने के लिए मतलब कि विशेष अधिकार, वो बहुत ज़्यादा विशेष अधिकारों की आवश्यकता होगी, मतलब कि संशोधन के लिए विशेष अधिकार अत्यंत जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि अमेरिका में। ब्रिटेन का संविधान आसानी से हम लोग उसको संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में बहुत प्रक्रियाएं होती हैं और बहुत कठिन होता है इसको संशोधन करने में। उसी प्रकार भारतीय संविधान के संशोधन के 3 तरीके हैं। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की 2 मुख्य विधियां दी गई है, जबकि कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, जैसे कि संशोधन की श्रेणी है, प्रक्रिया या बहुमत है, और प्रभावित होने वाले विषय। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमारा पास है साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत, ठीक है ना। लचीलापन का उदाहरण है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 50% अधिक बहुमत मिलता है, ठीक है ना। नए राज्यों का गठन या सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 3(4), राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति, नागरिकता से जुड़े नियम और आधिकारिक भाषा का प्रयोग, ये जितने भी ये जितने भी विषय हैं, ये सभी साधारण बहुमत के तहत संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लचीलापन का उदाहरण है। वहीं जो है विशेष बहुमत, जो विशेष बहुमत क्या है, तो कठोरता का उदाहरण, ठीक है ना। कठोरता का उदाहरण क्या है, तो संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाकर कोई संविधान संशोधन हो सकता है। तो ये किस पर लागू होता है, तो जैसे कि मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना हो, तो संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी जाकर मौलिक अधिकार में हम संशोधन कर सकते हैं, डीपीएसपी में संशोधन कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी प्रावधान जो प्रथम व तृतीय श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इन दोनों विषयों पर या अन्य भी विषयों पर जो सेंसिटिव है, उस पर यदि संशोधन करना है, तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक तीसरा प्रकार का भी हमारे पास संविधान संशोधन की विधि है, वह है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, ठीक है ना। ये भी कठोरता का ही उदाहरण देता है, जैसे कि संसद का विशेष बहुमत 2/3 प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा का साधारण बहुमत भी होना चाहिए, तब जाकर किसी विषय में संशोधन कर सकते हैं। ऐसे विषय कौन कौन से हैं, तो यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में कोई संशोधन करना है, तो संसद का विशेष यानी कि 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का सहमति होना आवश्यक है, तभी जाकर हम राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में कुछ संशोधन कर सकते हैं। दूसरा विषय है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, इस विषय पर भी तभी हम संशोधन कर सकते हैं जब केंद्र प्लस आधे संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति होगी, तभी केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों का विभाजन में संशोधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में भी संशोधन इसी के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 स्वयं संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से भारत में 3 तरह से संविधान संशोधन हम कर सकते हैं, जो दोनों का उदाहरण बताता है, कठोरता का भी और लचीलापन का भी। नेक्स्ट हमारा है कुछ महत्वपूर्ण इसमें बातें को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या है, इसको एक बार देखते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, तो पहला हमारा पॉइंट है इसमें
पहला पॉइंट क्या है, संवैधानिक गतिशीलता, डायनेमिक नेचर। इस संतुलन के कारण ही भारतीय संविधान समय और बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक बना रहा है। जैसे जीएसटी कानून आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण और डिजिटल युग से जुड़े कानून, ठीक है ना। अगला हमारा है संघीय ढांचे और मूल अधिकारों की सुरक्षा। राज्यों की सहमति और विशेष बहुमत की शर्त यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के संघीय ढांचे या कानूनों के मूल अधिकारों को एक तरफा खत्म न कर सके। अगला है हमारा, ये क्या कहता है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकती। यह सिद्धांत कठोरता और लचीलेपन की अंतिम रेखा तय करती है, ठीक है ना। तो ये कुछ विश्लेषणात्मक तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला है जो संविधान की विशेषता है वह है धर्मनिरपेक्षता। क्या है वो हमारा, धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है ना। क्या है, धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक स्टाइल वेब में देखते हैं इसको, एक मिनट। क्या है, चलो इसको देखते हैं पहले। भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, ठीक है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जो ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जहाँ राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, ठीक। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं था, ठीक है, लेकिन इसकी भावना हमेशा से मौजूद थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को औपचारिक रूप से जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द को, ठीक है ना। किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे याद रखना है, आपको भी याद रखना है। पंथ निरपेक्ष शब्द को, ठीक है ना, जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो अगला हमारा जो विषय है वह क्या है, एक मिनट। भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर, ठीक है, देखते हैं। आधार है इसका, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो राज्य और धर्म का संबंध, राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव होता है। राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य और धर्म के बीच समान दूरी होती है और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। तो यह है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और यह है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। कुछ और आधार है, देखते हैं इसको। जैसे कि सुधार की गुंजाइश, पश्चिमी सभ्यता में जो है ना, धार्मिक कुरीतियों में भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन समाज सुधार और समानता के लिए राज्य धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत का अंत, 3 तलाक पर रोक। तो ये हमारा भारतीय संविधान का है, ठीक है ना। सार्वजनिक जीवन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक जीवन, ये जो है सार्वजनिक जीवन है, ये क्या कहता है, तो सार्वजनिक या सरकारी स्थानों पर धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, लेकिन नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में भी अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, जब कि उसके लोक व्यवस्था न बिगड़े, ठीक है ना, जब तक कि उसका लोक व्यवस्था न बिगड़े, इतना स्वतंत्रता भारतीय संविधान सभी को देता है। अगला हमारा है वह क्या है, धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, इसको देखते हैं, हाँ। क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान।
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से कानूनी रूप से लागू किया गया है। प्रस्तावना नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 15 कानून के समक्ष सब समान है और राज्य केवल धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता। सार्वजनिक अगला हमारा है क्या है सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर कोई अयोग्यता या भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, अनुच्छेद 25 है। जैसे कि अनुच्छेद क्या है 25 है, ठीक है ना, अनुच्छेद क्या है 25 है। चलिए अनुच्छेद क्या है 25 है, क्या कहता है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 26 है धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। 27 है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना। और अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाया गया। तो इस प्रकार से हमारा संविधान का जो विशेषता है, ये सारे बातें में ये आपका ये भी अधिकार आ जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने और अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 राज्य को भी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या विषय था, ये क्या विषय था हम लोग का विषय था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। ठीक है ना, इस पर कुछ और विश्लेषण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। मूल राज्य का अंग SR बम्बई मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है तो उसे अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। अगला हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित यह पंक्ति, ठीक है ना, यह पंक्ति कौन पंक्ति, तो ये वाला पंक्ति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल चरित्र, विचारधारा और दार्शनिक आधार को रेखांकित करती है। ठीक है, आइए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सवर्णिंग। ठीक है, भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है। यह न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन अधीनस्थ है। आंतरिक व बाह्य सर्वोच्चता। आंतरिक, भारत की सरकार अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने और निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च है। बाह्य, भारत बिना किसी विदेशी दबाव से अपनी विदेश नीति तय कर सकता है, किसी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है या अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य राज्य को सौंप सकता है। ठीक है ना। विश्लेषण की बात करें तो राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह सदस्यता भारत की स्वेच्छा पर आधारित है। अगला है समाजवादी। ठीक है ना, इसको समझते हैं। संवैधानिक स्थिति, यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, इसे क्या किया गया, तो हाइलाइट्स करते हैं इसको, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है ना, हालांकि नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी दर्शन पहले से ही निहित था। अगला हमारा है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है ना, लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत को साम्यवादी मार्क्सवादी समाजवाद को नहीं अपनाया, जहां संपत्ति पर पूरी तरह राज्य का नियंत्रण होता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है।
जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है। मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ठीक है। एक्सेल वेयर बनाम भारत संघ 1978 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनोखा मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी विचारवाद की ओर अधिक है। 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारतीय समाजवाद के स्वरूप में अधिक लचीलापन आया है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष संवैधानिक स्थिति। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। ठीक है ना, प्रस्तावना में शामिल किया गया। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। पश्चिमी अवधारणा की तरह भारत में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव नहीं है। इसके बजाय भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन दिया जाता है। सर्वधर्म समभाव। संवैधानिक सुरक्षा अनुच्छेद 25 से 28 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एस.आर. बम्बई मामला 1994। इस ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को कानून के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया। अगला है लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। इसका तात्पर्य है कि शासन की शक्ति जनता में निहित है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था है, जहां जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। संसदीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप संसदीय है, जो विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार और आवधिक चुनावों द्वारा संचालित होती है। व्यापक दृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी समाहित करता है। जब तक सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय नहीं होगा, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। अगला हमारा जो शब्द है वो है गणराज्य, रिपब्लिक। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, राजतंत्र और गणतंत्र। भारत का स्वरूप। भारत एक राज्य प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीति संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसा राजा में निहित होने के बजाय जनता में निहित है। देश में सभी सार्वजनिक पद जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सिविल सेवा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक के लिए खुले हैं। ठीक है। ये पांचों शब्द केवल प्रस्तावना के शब्द नहीं, बल्कि ये संविधान के आधारभूत दर्शन, ठीक है ना, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत न केवल कानूनी रूप से स्वतंत्र रहे, बल्कि अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कर सके। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट रहेगा कि संसदीय प्रणाली। ठीक है ना, ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई संसदीय प्रणाली। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। इसे उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या मंत्रिमंडलीय सरकार, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के तहत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 64 के तहत राज्यों में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 163 और 64, ठीक है ना, क्या किया गया देखते हैं। तो संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। नाम मात्र एक वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र के प्रमुख। राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जिसके नाम पर सभी शासकीय कार्य किए जाते हैं। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो शासन के वास्तविक निर्णय निर्णय लेती है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75 का 3
मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। किसी भी व्यक्ति को मंत्री रहने के लिए 6 महीने के भीतर संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। बहुमत देने का बहुमत वाले दल का शासन। जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसे नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख, संसद का नेता व सरकार का प्रमुख चेहरा होता है। लोकसभा का विघटन। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की उसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है। अगला है, भारत में संसदीय प्रणाली ही क्यों चुना? तो संविधान निर्माताओं जैसे भीमराव अंबेडकर ने अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली के स्थान पर संसदीय प्रणाली को चुनने के मुख्य कारण क्या थे? चलिए इसको जानते हैं। स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को प्राथमिकता। अध्यक्षीय प्रणाली में स्थायित्व अधिक होता है लेकिन उत्तरदायित्व कम। जैसे भारत जैसे विविध देश में ऐसी सरकार की आवश्यकता थी जो निरंतर जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही रहे। पूर्व का अनुभव। भारत ब्रिटिश शासन के दौरान 1919 से 1935 के अधिनियमों के तहत संसदीय व्यवस्था से परिचित हो चुका था। ठीक है ना। तो दूसरा कारण ये भी है संसदीय व्यवस्था अपनाने का। तीसरा कारण है कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव से बचाव। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में बार बार टकराव होता है। संसदीय प्रणाली दोनों अंगों के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करता है। चौथा कारण है भारतीय समाज की विविधता। भारत की विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को केवल संसदीय प्रणाली के माध्यम से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस मॉडल की बात कर लेते हैं। भारत का मॉडल और ब्रिटेन का मॉडल जो संसदीय प्रणाली है। ठीक है ना। यदि भी भारत में ब्रिटिश मॉडल को अपनाया गया फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से तो लिए हैं लेकिन उसका संसदीय व्यवस्था और हमारा संसदीय व्यवस्था में बहुत अंतर है। पहला है राज्य का प्रमुख। राजतंत्र ब्रिटेन का प्रमुख राजा या रानी वंशानुगत होंगे। ठीक है ना। गणराज्य भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ठीक है। संसद की संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, वह कोई भी कानून बना सकती है और उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। संवैधानिक सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद की शक्तियां सीमित है और उनके कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री की सदन सदस्यता। प्रधानमंत्री को केवल निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। अगला है विश्लेषणात्मक मूल्यांकन और चुनौतियाँ। सकारात्मक पक्ष। यह व्यवस्था तानाशाही की संभावना को समाप्त करती है और विविधता का समावेश करती है और निरंतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। चुनौतियाँ और आलोचनाएँ क्या है? तो गठबंधन सरकारों के दौर में राजनीतिक स्थिरता का जोखिम, दलीय अनुशासन, दल बदल, विरोधी कानून के कारण व्यक्तिगत सांसदों की स्वतंत्रता का कम होना। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं थी। अगला है स्वतंत्र और एकीकृत न्याय। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना है। संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका में आमतौर पर दोहरा न्यायिक ढांचा होता है। केंद्र का अपना न्यायालय और राज्यों के अपने पृथक न्यायालय, लेकिन भारत ने एकल यानी एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है जो पूरी तरह से राजनीतिक दबावों से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अगला है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड की तरह त्रिस्तरीय है, जहां शीर्ष अदालत के फैसले निचली अदालतों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। शीर्ष स्तर।
उच्चतम न्यायालय यह देश की सर्वोच्च अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। मध्य न्यायालय हाई कोर्ट ये राज्य स्तर पर शीर्ष अदालतें होती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला या सत्र अदालतें ये जिला और स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करता है। एकल कानून व्यवस्था अमेरिका के विपरीत जहां राज्य के न्यायालय केवल राज्य कानूनों को लागू करते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही केंद्रीय और राज्य दोनों प्रकार के कानूनों को लागू करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंस जुडिशरी। अगला हमारा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है ना। चलिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका विधायी और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के किसी भी अनुचित हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे। इसके लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम संवैधानिक ढांचा। न्यायाधीशों की शक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित किया गया। कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी टू ट्यून, ठीक है ना, टेनर। अगला हमारा है न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा आसानी से पद से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें हटाने के लिए संसद में एक कठिन और विशेष प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगला हमारा है निश्चित सेवा शर्तें। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन में उनकी नियुक्ति के बाद कोई कटौती नहीं किया जा सकता, आपातकाल को छोड़कर। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों का खर्च संसद के मतदान के अधीन नहीं होता, बल्कि सीधे भारत राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक। संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों पर संसद या राज्य विधानमंडलों में चर्चा नहीं किया जा सकता जब तक कि हटाने का प्रस्ताव न चल रहा हो। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, पावर ऑफ पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है ना। न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय को दंड देने का अधिकार है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेगा। अगला है न्यायपालिका की महत्वपूर्ण शक्तियाँ। न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 13, 32, 226 के तहत न्यायपालिका के पास संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है जो संविधान या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार। उच्चतम न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ठीक है ना, संरक्षक माना गया है। अगला हमारा है मूल ढांचा का सिद्धांत। केशवानंद भारती मामला 1773 के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया, जिसे संसद संशोधन करके भी समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, अब कुछ विश्लेषणात्मक मुद्दों को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सकारात्मक पक्ष क्या है? इसने लोकतंत्र को तानाशाही से बचाया है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और जनहित याचिका PIL के माध्यम से आम जनता को न्याय उपलब्ध कराया है। चुनौतियाँ क्या हैं? मामलों की अत्यधिक पेंडेंसी, विशाल लंबित मुकदमे, कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को देकर यदा कदा तनाव। ठीक है, उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनिवार्य माने गए। इन्हें संविधान द्वारा विशेष सुरक्षा और गारंटी दी गई। संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को विचार संयुक्त राज्य अमेरिका
के बिल ऑफ राइट्स से लिया। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा का भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 7 है। मौलिक अधिकार हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 331 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से 5 अधिकार है। वो अधिकार कौन कौन से, आइए थोड़ा सा देखते हैं। पहला हमारा है समानता का अधिकार। ठीक है ना। इसमें ये 4 प्रावधान आते हैं। विधि के समक्ष समता और समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की क्षमता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से 5 हमारे पास आपके मौलिक अधिकार है। एक तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत ये सभी के सभी आते हैं। उसी प्रकार से है तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना। अगला है मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं। न्याय संगत, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। ठीक है, इतना तो पावर देता है। रिट जारी करने की शक्ति, अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, फरमादेश, मेंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार पेक्षा। ठीक है ना, को वारंट और उत्प्रेषण। ठीक है ना, सर्जियरी। ठीक है। अगला हमारा है असीमित या निरपेक्ष नहीं। ये अधिकार असीमित नहीं है। राज्य लोक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता के लिए इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। निलंबन, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अपवाद में अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। संसद की संशोधन करने की शक्ति, संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को सीमित या संशोधित कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे को क्षति न पहुंचाए। ठीक है ना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार केवल कानूनी सुरक्षा नहीं बल्कि वे राज्य की मनमानी और तानाशाही पर रोक लगाकर कानून का शासन स्थापित करते हैं। समानता व सामाजिक न्याय, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 15-16 के प्रावधान भारत में पारंपरिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद कितना है 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल किए गए। ये तत्व वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारें व स्थानीय निकाय को दिए गए निर्देश हैं। संविधान निर्माताओं ने इन सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान 1737 से लिया था, जो स्वयं के संविधान से स्रोत प्रेरित था। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, यद्यपि मूल संविधान में DPSP का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इनकी वैचारिक सामग्री का दिशा के आधार पर इन्हें 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। DPSP समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांत। पहला हमारा है समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना और संपत्ति की असमानता को समाप्त करना है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाना तथा
आय, अवसर और सुविधाओं की असमानता को कम करना है। अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। ठीक है। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सर्वसाधारण के हित में बांटना। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। उसी प्रकार अनुच्छेद 39 का ये है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने और बुढ़ापा, बीमारी या अशक्तता में लोक सहायता पाने का अधिकार। उसी प्रकार से कुछ गांधीवादी भी सिद्धांत है। ठीक है ना। ये सिद्धांत महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और ग्राम राजस्व के सपने पर आधारित है। जैसे कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 का भी सहकारी समिति, अनुच्छेद 46, ठीक है ना, अनुच्छेद 47, ये सभी के सभी गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है ना। क्या है? गांधीवादी विचारधारा। अगला है जैसे अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू मवेशियों की बलि पर रोक लगाना। ये सभी गांधीवादी विचारधारा के कुछ उदारवादी विचारधारा भी देखने को मिलता है। ये सिद्धांत आधुनिक उदारवाद और वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बच्चों की शुरुआती देख रेख और शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा 46वें संविधान संशोधन के तहत। वैसे ही अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। अनुच्छेद 48 का यह पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन। ठीक है ना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक व्यवस्था में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण इसके विचारधारा थे। ठीक है ना। समाजवादी विचारधारा, ठीक है ना, उसके बाद गांधीवादी विचारधारा, उसके बाद उदारवादी विचारधारा। 3 विचारधाराएं डीपीएसपी में देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ तुलनात्मक अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे इधर मौलिक अधिकार है और इधर नीति निर्देशक तत्व है। तो मौलिक अधिकार ये नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य की शक्तियों को सीमित करता है, और यह सकारात्मक है क्योंकि यह राज्य की शक्तियों को क्या करता है? विशिष्ट कार्य करने का निर्देश देता है। ये न्याय संगत है, ये गैर न्याय संगत है। ठीक है ना। इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इन्हें लागू कराने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। उसी प्रकार से है इसका मुख्य उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें अनुच्छेद को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। ये कभी निलंबित नहीं होते। ये राज्य की नीति निर्माण की क्षमता पर निर्भर करता है। अगला है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच टकराव एवं न्यायिक का रुख। ठीक है। इस प्रकार से कुछ केस दिया है इसमें स्टडीज़ के लिए। टकराव हुए तो उसको बताया गया है, जो इतना खास नहीं है हमारे लिए। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। महत्व: गैर न्याय संगत होने के बावजूद BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि डीपीएसपी के पीछे कानूनी अदालत की ताकत भले न हो, लेकिन इसके पीछे जनता की अदालत की शक्ति है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार चुनाव में असफलता से डर से डीपीएसपी की अनदेखी नहीं कर सकता। डीपीएसपी को लागू करने के प्रमुख उदाहरण: पंचायती राज व्यवस्था, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कानूनी सेवा अधिनियम, इस प्रकार से वगैरह वगैरह। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति नागरिकों की नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। संवैधानिक पृष्ठभूमि: मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के 1 में अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया। सोवियत संघ USSR का प्रभाव: यह अवधारणा पूर्व से सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। संख्या और विस्तार: प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए, इसको जोड़ा गया।
इस प्रकार से प्रमुख मूल कर्तव्य राष्ट्रध्वज का सम्मान, ठीक है, वगैरह वगैरह। प्रकृति तो नीति निर्देशक तत्वों की भांति मौलिक कर्तव्य भी गैर न्याय संगत है। इसका उल्लंघन होने पर सीधे अदालत द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ इस प्रकार से और दिया हुआ है। उसके बाद है एकल नागरिकता, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। चलिए, एकल नागरिकता की थोड़ा बात करते हैं। अमेरिका जैसी संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता एक केंद्र की और दूसरी संबंधित राज्य की का प्रावधान होता है, जबकि भारत में केवल एकल नागरिकता को अपनाया। एक एकीकृत पहचान, भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, किसी विशेष राज्य का नागरिक नहीं। समान अधिकार, एकल नागरिक का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को बिना किसी क्षेत्रीय या प्रांतीय भेदभाव के संपूर्ण भारत में समान नागरिक, राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्रदान करना है। राष्ट्रीय एकीकरण, यह व्यवस्था प्रांतीयता या क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। अपवादगत स्थितियाँ, अनुच्छेद 16(2) के तहत संसद को अधिकार है कि वह कुछ राज्यों में स्थायी रोजगार हेतु निवास की शर्त तय कर सकती है। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों 7वीं और 5वीं अनुसूची में गैर जनजातीय लोगों से संपत्ति खरीदने या बसने पर कुछ न्यायसंगत प्रतिबंध लागू है। उसी प्रकार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना, यानी कि वोट देने का अधिकार सबको है जो 18 साल हो गए हैं। उसी प्रकार से कुछ एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी या अपने शब्दों में कुछ लिखें। तो भारतीय संविधान विभिन्न वैश्विक विचारधाराओं और व्यवस्थाओं का एक विशिष्ट मिश्रण है, जो भारत की अनूठी विविधताओं को समाहित करने के साथ साथ एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करता है। इस कथन के आलोक में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चलिए करते हैं भाई। उत्तर, भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि यह जीवंत सामाजिक राजनीतिक दर्शन है। संविधान ने वैश्विक संवैधानिक मॉडलों से प्रेरणा लेकर इन्हें भारतीय समाज की वास्तविकताओं और विविधताओं के अनुरूप ढाला। संविधान की प्रमुख विशेषताएं और उनकी भूमिका। लिखित और विस्तृत स्वरूप, यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत की विशाल भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक भिन्नता तथा केंद्र एवं राज्यों के एकीकृत प्रशासनिक ढांचे के कारण इसमें विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। लचीलेपन और कठोरता का अनूठा संतुलन, अनुच्छेद 668 के तहत संशोधन की दोहरी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि संविधान समय के साथ प्रासंगिक लचीला रहे, जबकि इसके मूल ढांचे संघीय व्यवस्था की रक्षा कठोरता बनी रहे। विविध स्रोतों का समावेश, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार वगैरह वगैरह इत्यादि, जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था लिया गया है। और आगे है एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल न्यायिक पिरामिड, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ अदालतें संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करती है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का प्रतिमान, मौलिक अधिकार, राजनीतिक लोकतंत्र, टीपीएसपी, सामाजिक आर्थिक न्याय एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में संतुलन आधार दिया गया। आलोचनात्मक कुछ पक्ष हैं। उधार का थैला, तो कुछ लोगों का कहना है कि आलोचकों के अनुसार यह विदेशी प्रावधानों का एक समुच्चय है जिसमें मौलिकता की कमी दिखती है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह अंधाधुनीकरण नहीं बल्कि भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल तथा अत्यधिक केंद्रीयकरण, समवर्ती सूची और आपातकालीन प्रावधानों का झुकाव केंद्र की ओर अधिक है, जिससे कभी-कभी सहकारी संघवाद प्रभावित होता है। जटिलता और व्यापक प्रशासनिक विवरणों के कारण इसे आइवर जेनिंग्स द्वारा वकीलों का स्वर्ग कहा गया। निष्कर्ष की बात करें तो विभिन्न वैश्विक सिद्धांतों के समावेश और अपनी अनूठी आंतरिक संरचना के कारण भारतीय संविधान ने पिछले 7 से अधिक दशकों में देश की राजनीतिक स्थिरता, अखंडता और जीवंत लोकतंत्र को बनाए रखा। यह एक गतिमान दस्तावेज है जो बदलते दौर में भी
भारत के मार्गदर्शन के रूप में प्रासंगिक बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त और मिलते हैं अगला वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, भारत का, एक सेकेंड, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा क्या है, भारत का, ठीक है ना, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है ना, भारत का संवैधानिक विकास। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।